नमस्कार दोस्तों, आज आरटीई एक्ट अगली क्लास में स्वागत है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने 20 तक सेक्शन कर लिए थे। आज हमारा है धारा 21। कौन सी है? धारा 21। धारा 21 हमारे कौन सी आती है? एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की आती है। तो मैं पहले एक इसके बारे में पूरा क्लियर कर देता हूँ। विद्यालय के संचालन के लिए समिति, विद्यालय के लिए संचालन के लिए जो समिति बनाई जाती है, तो विद्यालय की प्रकृति हमारे यहाँ पे दो प्रकार की होती है। प्रारंभिक विद्यालय होता है। प्रारंभिक विद्यालय उन विद्यालय को कहा जाता है जहाँ पे कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं होती है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जो विद्यालय होता है वो प्रारंभिक विद्यालय होता है। प्रारंभिक विद्यालय में प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालयों के संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उसे एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहेंगे। वर्ष 2009 से इसकी घोषणा की गई। इसकी घोषणा भारत में वर्ष 2009 से की गई और राजस्थान में इसकी घोषणा वर्ष 2011 से की गई, क्योंकि राजस्थान में आरटीई एक्ट की नियमावली 2011 में लागू होती है। तो आपके एसएमसी की घोषणा राजस्थान में 2011 में होती है, जबकि एसएमसी की भारत में घोषणा 2009 में होती है। जबकि माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का अध्ययन करवाता है, उन विद्यालयों के संचालन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी को कहते हैं स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, एसडीएमसी कहते हैं। ये वर्ष 1999 से कार्यरत है। वर्ष 1999 से एसडीएमसी कार्यरत है। हमारा आरटीई एक्ट 2009 की धारा 11 के अंदर एसएमसी आती है। तो हम आज बात करने वाले एसएमसी की बात करने वाले हैं। एसएमसी भारत में इसकी घोषणा 2009 से हुई, जबकि राजस्थान में इसकी घोषणा 2011 के अंदर हुई। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितनी समितियां हैं? इसमें दो प्रकार की समितियां होती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितनी प्रकार की समितियां? दो प्रकार की समितियां होती हैं। एक समिति है साधारण समिति, एक है कार्यकारिणी समिति। एक है साधारण समिति, एक है कार्यकारिणी समिति। साधारण समिति वो समिति है जिसके द्वारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर योजना का निर्माण किया जाता है, विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाता है। कार्यकारिणी समिति वो समिति होती है जो साधारण समिति के द्वारा बनाई गई योजना के ऊपर कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है। तो साधारण समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। एसएमसी, इसका पूरा नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन कमेटी कहा जाता है। इसके अंदर दो समितियां होती है जो आपके प्रारंभिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय है, उनके संचालन के लिए एसएमसी का गठन किया जाएगा। और ये एसएमसी की दो समितियां होती है, एक साधारण समिति होती है, कार्यकारिणी समिति होती है। साधारण समिति विद्यालय विकास योजना बनाने का काम करती है। साधारण समिति के अंदर सदस्यों निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य होंगे। प्रत्येक बालक के अभिभावक अर्थात माता पिता, प्रत्येक बालक के अभिभावक ऑब्लिक माता पिता एसएमसी की साधारण समिति के सदस्य होंगे। स्कूल में कार्य करने वाले शिक्षक और शिक्षिका, स्कूल में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका, स्कूल में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका, स्कूल में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका एसएमसी की साधारण समिति के सदस्य होंगे। और कौन होंगे? विद्यालय के 3 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले निम्नलिखित व्यक्ति। विद्यालय के 3 किलोमीटर के दायरे में, स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में जो निम्न में से कोई व्यक्ति काम अगर निवास करता है तो वो विद्यालय की साधारण समिति का सदस्य होगा। कौन? जिला प्रमुख, जिला परिषद का सदस्य, कार्यपालिका नगर पालिका का सदस्य, प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच, भूतपूर्व अध्यक्ष, कोई सांसद, कोई विधायक। अगर विद्यालय की 3 किलोमीटर के दायरे में, विद्यालय के 3 किलोमीटर के, विद्यालय के आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर निम्न में से कोई व्यक्ति निवास करता है तो एसएमसी की साधारण समिति का सदस्य होगा। जिला प्रमुख, जिला परिषद, नगर पालिका का सदस्य, प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच, भूतपूर्व अध्यापक, सांसद या विधायक। लेकिन प्रश्न आता है क्या शिक्षा मंत्री
एसएमसी की साधारण समिति का सदस्य है तो शिक्षा मंत्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी मंत्री का नाम नहीं लिखा है। जो वहाँ का सांसद है, जो वहाँ का विधायक है, जो वहाँ का वार्ड पंच है, वो अगर उसका मकान वहाँ पे 3 किलोमीटर के दायरे में है तो इसका सदस्य होगा। अगर आपके यहाँ पे जिला प्रमुख है, जिला परिषद का सदस्य है, नगर पालिका का सदस्य है तो वो एसएमसी का सदस्य हो सकता है, अगर उसका मकान विद्यालय के 3 किलोमीटर के दायरे में है तो साधारण समिति का सदस्य होगा। तो साधारण समिति में सदस्य कौन होंगे? सभी बालक बालिकाओं के अभिभावक अर्थात माता पिता सदस्य होंगे। स्कूल में कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिका होंगे। विद्यालय के 3 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले निम्न व्यक्ति जिला प्रमुख, जिला परिषद का सदस्य, नगर पालिका का सदस्य, प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच या भूतपूर्व अध्यापक, सांसद और विधायक, ये व्यक्ति एसएमसी के साधारण समिति के सदस्य होंगे। अब साधारण समिति का कार्य क्या है? अगर मुझसे कोई पूछे साधारण समिति का कार्य क्या है? विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। क्या करना? विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। योजना का निर्माण करना। विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। साधारण समिति का कार्य है विद्यालय विकास योजना का निर्माण कार्य करना। विद्यालय विकास योजना का निर्माण कार्य करना साधारण समिति का ये कार्य है। साधारण समिति का कार्य है। साधारण समिति की बैठक होती है प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होती है। अब इसका समय क्या है? इसका समय तय नहीं किया गया। साधारण समिति की बैठक होती है प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होगी, पर इसका समय निश्चित नहीं है। अब साधारण समिति के द्वारा बनाई गई योजना पर कार्य करने के लिए साधारण समिति में से ही कुछ सदस्यों का चुनाव करके, साधारण समिति में से ही ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में से ही कुछ सदस्यों का निर्वाचन करके, चुनाव करके कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है, जो साधारण समिति द्वारा बनाई जाने वाली योजना का क्रियान्वयन करने का काम करती है। तो कार्यकारिणी समिति के सदस्य कौन होंगे? जो साधारण समिति में से चयन किए गए, निर्वाचित किए गए सदस्य होंगे। कौन से? साधारण समिति में से निर्वाचन के आधार पर चयन किए गए सदस्य आपके कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। इसीलिए मैंने कहा था साधारण सभा में से चुनकर बनाई गई समिति, साधारण सभा में से निर्वाचन के आधार पर अभिभावकों में से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। साधारण सभा में से चुनकर बनाई गई, चयन करके, साधारण सभा के सदस्यों में से चयन करके बनाई गई समिति कार्यकारिणी समिति है। इस समिति का कार्य है विद्यालय विकास योजना का क्रियान्वयन करना, क्योंकि विद्यालय विकास योजना को बनाने का कार्य किसका है? निर्माण करने का कार्य साधारण समिति का है, और कार्यकारिणी समिति का कार्य विद्यालय विकास योजना को क्रियान्वयन करने का कार्य है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के अंदर चुने गए सदस्यों में से अभिभावकों की संख्या 3/4 होगी। अभिभावकों की संख्या कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या के 3/4 अर्थात 75% अभिभावकों की संख्या होगी। उन अभिभावकों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। उन अभिभावकों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। 16 है तो 15 प्लस एक कौन है? एक पद है सचिव का, जिसके ऊपर एचएम बैठा रहता है। कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या है 16। 15 प्लस एक कौन है? एक सचिव का पद है। सचिव का पद पे कौन बैठा रहता है? एचएम बैठा रहता है, जो पदेन है। पदेन का अर्थ होता है एक पोस्ट के साथ दूसरी पोस्ट फ्री मिले। एचएम की पोस्ट है, उसके साथ आपके कार्यकारिणी सदस्यों का, कार्यकारिणी समिति का सचिव का पद उसको फ्री मिल रहा है, इसलिए उसे पदेन पद कहते हैं। तो 15 प्लस 1 16 सदस्य होते हैं। अब इस 15 का 75% लगभग 3/4 सदस्य, कितने? 3/4 सदस्य अर्थात 75%, 75% 3/4 सदस्य कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। तो कुल अभिभावकों की संख्या 11 है। 3/4 लगभग 75% सदस्य 16 सदस्य हैं, जिसमें से 15 प्लस 1 हटा दे तो पीछे बचता है 15 का
जो 3/4 सदस्य है, लगभग 75% सदस्य अभिभावक होंगे। यहाँ पे अभिभावकों की संख्या, यहाँ पे अभिभावक कितने हैं? 11 सदस्य अभिभावक होंगे। कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य अभिभावक होंगे। 11 सदस्य अभिभावक होंगे। इन अभिभावकों में से एक का अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अभिभावकों में से एक व्यक्ति को कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। एसएमसी के कुल सदस्यों का, एसएमसी के कुल सदस्यों की 50% महिला सदस्य होना आवश्यक है। एसएमसी के अंदर जो कुल सदस्य हैं, उन कुल सदस्यों में से जो 50% महिला सदस्य होना आवश्यक है। 50% महिला सदस्य किसका निकालेंगे? जो आपने यहाँ पे अभिभावकों का चयन किया 11, उस 11 में इसका 50% निकाल दो तो आपका कितना आ जाएगा? 50% निकालेंगे तो वो 50% आपके आ जाती है महिला सदस्य। यहाँ पे महिला सदस्यों की संख्या 6 ली जाती है। कितनी ली जाती है? महिलाओं की सदस्यों की संख्या 5.5 आती है, तो 5.5 आती है, 5.5 है तो 6 ली जाती है। किसका 50% निकालेंगे? अभिभावकों का 50% निकालेंगे। एसएमसी के सदस्यों का 50% महिला सदस्य होना आवश्यक है और 50% महिला सदस्य होना आवश्यक है। तो ये 50% महिला सदस्यों की संख्या किसमें शामिल की जाती है? अभिभावकों में शामिल की जाती है। तो ये महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। 6 होगी तो महिला सदस्यों की संख्या 50% अर्थात 6 महिला सदस्य होंगी। कितनी होगी? 6 महिला सदस्य होंगी। 5.5 एक आधी महिला तो हो नहीं सकती, इसलिए कितनी ली है? 6 महिला सदस्य होंगी। 11 का 50% होता है 5.5, तो आधी महिला नहीं हो सकती, तो कितना लेंगे? 6 लेंगे। 0.5 और 0.5 से ज्यादा थे, आगे वाली वैल्यू ले ली जाती है। इसलिए यहाँ पे कितनी महिलाओं के लिए? 6 महिला होगी, जिसमें से एक एसटी की महिला होगी, एक एससी की होगी, एक ओबीसी की होगी और 3 अन्य महिला सदस्य होगी। एक एससी होगी, एक एसटी होगी और एक ओबीसी जाति से बिलोंग करने वाली होगी और 3 अन्य महिला कोई भी हो सकती है। 3 अन्य महिला सदस्य हो सकती है। 12 नंबर का पद है सचिव का। जो 12 नंबर का पद है सचिव का, उस सचिव के पद को धारण करेगा एचएम, क्योंकि ये सचिव का पद पदेन है। कैसा है? पदेन है। और पदेन का होता है एक पोस्ट के साथ दूसरी पोस्ट का फ्री मिलना। तो सचिव के पद, एचएम का पद धारण करने वाले व्यक्ति को एचएम का पोस्ट तो विद्यालय में मिलेगी, उसके साथ साथ कार्यकारिणी समिति के सचिव का पद भी उसे मुफ्त में मिलेगा। तो सचिव का पद कैसा है? पदेन है। उस पर कौन बैठेगा? एचएम बैठेगा, हेडमास्टर बैठेगा। तो 12 नंबर का पद सचिव का है। सचिव का है, सचिव के पद को धारण करता है कौन? हेडमास्टर, एचएम धारण करता है। 13 नंबर का जो पद है वो विद्यालय की किसी शिक्षिका का है। 13 नंबर के पद पे विद्यालय की किसी शिक्षिका का चयन किया जाएगा। और 14 नंबर का जो पद है वो सरपंच या वार्ड पंच। 14 नंबर का जो पद है वो सरपंच और वार्ड पंच का है। 15वां नंबर का पद है बालक और बालिका। बालक और बालिका का जो 15 नंबर का पद है वो बालक और बालिका का है। प्रतिभाशाली विद्यालय के किसी प्रतिभाशाली बालक को 15वें नंबर ऐसे कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाएगा। और कौन होगा वो प्रतिभाशाली बालक? उस प्रतिभाशाली बालक का चयन किया जाएगा। उस बालक बालिका का जो चयन किया जाएगा, उसे मनोनीत किया जाएगा। उस बालक बालिका का जो चयन किया जाएगा, वो चयन किया जाएगा उसके द्वारा पिछली कक्षा में प्राप्त किए गए सर्वोच्च अंक के आधार पर, उसके द्वारा पिछली कक्षा में प्रदान की, उसके द्वारा पिछली कक्षा में प्राप्त किए गए सर्वोच्च अंक के आधार पर उसके द्वारा अपनी प्रतिभा को साबित किया जाएगा। पिछली कक्षा में सबसे ज्यादा अंक अगर उसने हासिल किए हैं तो ऐसे बालक का चयन किया जाएगा जो पिछली कक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल कर चुका है और वर्तमान के अंदर वो जिस क्लास में है वो विद्यालय की उच्च क्लास है। वर्तमान में उच्च कक्षा में अध्ययन करता हो और उसने पिछली कक्षा के अंदर सर्वोच्च अंक हासिल किए, पिछली कक्षा में उसने सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं और वर्तमान कक्षा के अंदर जो कक्षा है वो उच्च कक्षा के अंदर अध्ययन कर रहा। तो मतलब उच्च कक्षा में, वर्तमान में उच्च कक्षा में अध्ययन करने वाला ऐसा बालक जिसने पिछली कक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं, उस बालक या बालिका को 15वें नंबर पद पर प्रतिभाशाली बालक के रूप में चयन किया जाएगा। 16 नंबर का पद होता है जिस पर एचएम के द्वारा व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। तो एचएम के द्वारा
दो पदों पर सदस्य चयन किए जाते हैं। तो प्रधान द्वारा कितने सदस्य चयन किए जाते हैं? 2 किए जाते हैं। एक वार्ड पंच या सरपंच में से 14 नंबर का पद और एक 16 नंबर का पद पर चयन किया जाता है और 12 नंबर के पद पर सचिव के रूप में खुद एचएम बैठा होता है। तो एचएम के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 14 नंबर के ऊपर तो सरपंच और वार्ड पंच में से किसी का चयन किया जाता है और 16वें नंबर पद पर एचएम के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जो जिसे वो उचित समझता है उसका चयन किया जाता है। ये तो हो गई बात है। 13वां नंबर का पद शिक्षिका का होगा। 13 नंबर का पद किसका होगा? शिक्षिका का होगा। और 15वें नंबर का पद विद्यालय के प्रतिभाशाली बालक या बालिका का होगा, जिसका चयन उसके द्वारा पिछली कक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। उसके द्वारा पिछली कक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा और वर्तमान में वो उच्च कक्षा में विद्यमान हो और अध्ययन कर रहा हो। अब एसएमसी की साधारण समिति होती है। इसकी बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार होती है और वो किस दिन होगी उसका समय तय नहीं किया गया है। जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है। कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है और वर्ष में कुल 11 बैठकों का आयोजन किया जाता है। वर्ष में कुल 11 बैठकों का आयोजन किया जाता है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होती है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है और वर्ष में कुल 11 बैठकों का आयोजन किया जाता है। कितनी बैठकों का आयोजन किया जाता है? 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। कितनी बैठकों का आयोजन किया जाएगा? 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा और बैठक की घनपूर्ति, बैठक हेतु घनपूर्ति, बैठक हेतु घनपूर्ति बैठक हेतु घनपूर्ति 1/3 सदस्यों की है। कितनी है? 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक हेतु घनपूर्ति 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक हेतु घनपूर्ति 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक हेतु घनपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? बैठक हेतु घनपूर्ति में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक हेतु घनपूर्ति में 1/3 सदस्यों की लगभग 33.333 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। लगभग 33.333% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। और बैठक कब होगी? कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या को होगी। कुल कितनी बैठक होगी? 11 बैठक होगी। एक वर्ष में कुल कितनी बैठक होगी? 11 बैठक होगी। कितनी बैठक होगी? 11 बैठक होगी। तो सीधी सी बात है, धारा 21 कहती है विद्यालय के संचालन के लिए 2 प्रकार की समिति काम करती है। कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल मैनेजमेंट काम करती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी काम करती है। तो कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी काम करती है, जो 1999 से काम कर रही है। जबकि एसएमसी की जो भारत में घोषणा हुई है 2009 से हुई है, राजस्थान में 2011 से हुई है। इसकी 2 समितियां होती है, एक होती है साधारण समिति, एक होती है कार्यकारिणी समिति। साधारण समिति के सदस्य होते हैं अभिभावक, स्कूल में काम करने वाले शिक्षक या शिक्षिका, विद्यालय के 3 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाला जिला प्रमुख, जिला परिषद का सदस्य, नगर पालिका का सदस्य, प्रधान, सरपंच या वार्ड पंच, भूतपूर्व अध्यापक, सांसद और विधायक। इसका कार्य होता है विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। कौन सी योजना का निर्माण करना? विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना इसका कार्य है। अब इसकी बैठक होती है प्रत्येक 3 माह में एक बार। कब बैठक होती है? प्रत्येक 3 माह में एक बार साधारण समिति की बैठक होती है। वही कार्यकारिणी समिति साधारण सभा में से चुनकर बनाई गई जो समिति होती है उसे कार्यकारिणी समिति कहती है। कहा जाता है साधारण सभा में से निर्वाचन के आधार पर अभिभावकों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। इसके अंदर कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें 15+1
करके लिखते हैं। अभिभावक 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, मतलब 75% अभिभावक होंगे, जिसमें से अभिभावकों की संख्या 11 है। 50% महिला सदस्य होती है, 50% महिला सदस्य होती है, अर्थात 6 महिलाएं होती है इसकी सदस्य। SC ST और OBC की 3 महिला और 3 अन्य महिलाएं हो सकती है। 12 नंबर का जो पद होता है वो सचिव का होता है और सचिव के पद पर बैठता है HM हेड मास्टर, और सचिव का पद हमेशा होता है पदेन का। 13वें नंबर का जो पद होता है विद्यालय के किसी शिक्षिका के नाम का होता है। और 14वें नंबर के पद पर 14 और 16 नंबर का जो पद है प्रधान द्वारा नियुक्त 2 व्यक्तियों के लिए होता है। तो 14 नंबर का पद होता है जिसपे प्रधान के द्वारा सरपंच, वार्ड पंच, जिला प्रमुख, जिला परिषद के किसी सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। 16 नंबर पर प्रधान द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है जिसे वो उचित समझे। और जो 15वां नंबर का पद होता है होनहार प्रतिभाशाली बालक का होता है। उस बालक का होता है जिसने पिछली कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं और वर्तमान में उच्च कक्षा में अध्ययन कर रहा है। बैठक के लिए 33.333% अर्थात 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। ये पूरा का पूरा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आ जाता है। क्या आ जाता है? ये पूरा का पूरा आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आ जाता है। एसएमसी का गठन हमेशा क्या कितने साल के लिए होता है? एसएमसी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। एसएमसी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? एसएमसी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष के लिए एसएमसी का गठन किया जाता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। धारा 21 हो गई कंप्लीट। धारा 22, धारा नंबर 22 में क्या कहा जाता है? धारा नंबर 22 ये कहती है, क्या कहती है? धारा नंबर 22 कहती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की साधारण समिति के द्वारा विद्यालय विकास योजना जो बनाई गई है, उसके द्वारा साधारण समिति के द्वारा जो विद्यालय विकास योजना बनाई गई है, ये है। धारा 21 में क्या आ गई? एसएमसी आ गई। धारा 22 एसएमसी की साधारण समिति के द्वारा क्या किया जाता है? समिति के द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। मैंने तो आप पे बता दिया एसएमसी के अंदर ये बात। विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा बनाई जाएगी? एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की साधारण समिति के द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी और इस योजना को 3 वर्ष के लिए होगी और 3 वार्षिक योजना सम्मिलित होगी। विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। कितने? एसएमसी की साधारण समिति के द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। ये योजना 3 वर्ष के लिए होगी। कितने वर्ष के लिए होगी? 3 वर्ष के लिए होगी। ये योजना 3 वर्ष के लिए होगी। 3 वर्ष के लिए होगी। एसएमसी की साधारण समिति के द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी और ये योजना 3 वर्ष के लिए होगी। इसका क्रियान्वयन कौन करेंगे? इसका क्रियान्वयन एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा।
विद्यालय विकास योजना 3 वर्ष के लिए बनाई जाएगी और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? एसएमसीटी कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिए एक योजना होगी, प्रत्येक वर्ष के लिए एक योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिए कितनी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? प्रत्येक वर्ष के लिए एक योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कितनी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? एक योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। धारा 22 हो जाते हैं कंप्लीट। विद्यालय विकास योजना आगे कंप्लीट। धारा 21 में एसएनसी, धारा 22 में विद्यालय विकास योजना। कौन सी योजना? विद्यालय विकास योजना। कौन सी योजना भैया? विद्यालय विकास योजना। धारा 23। शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता है। शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता। शिक्षकों की कौन सी योग्यता? न्यूनतम योग्यता। शिक्षकों की कौन सी योग्यता? न्यूनतम योग्यता। न्यूनतम योग्यता देखो सीधी सी बात है। धारा 23 ये कहती है केवल उन्हीं शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाने का अधिकार होगा। धारा 23 कहते हैं केवल उसी टीचर को विद्यालय में पढ़ाने का अधिकार होगा जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। न्यूनतम जो न्यूनतम अर्हता को पूरा करता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। विद्यालय में केवल उसी अध्यापक को पढ़ाने का अधिकार होगा जो न्यूनतम अर्हता को पूरा करता है। यह प्रावधान आरटीई संशोधन अधिनियम, आरटीई एक्ट संशोधन अधिनियम 2000 संशोधन अधिनियम आरटीई संशोधन अधिनियम 2017। कौन सा 17? संशोधन अधिनियम 2017 में किया, 2017 में आया है। अभी आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 कब कहां कैसे पास हुआ? पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। आरटीई संशोधन अधिनियम 2017, आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 के अंदर ये प्रावधान किया गया कि वो ही शिक्षक अध्यापन का कार्य करवाएंगे जो न्यूनतम योग्यता को प्राप्त करते हैं, जो न्यूनतम योग्यता रखते हैं। आरटीई संशोधन अधिनियम नोट करके बात ध्यान रखना। आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 जो 21 जुलाई 2017 को लोकसभा में पारित होता है और जो 1 अगस्त 2017 को राज्यसभा में पारित होता है, जो 1 अगस्त 2017 को राज्यसभा में पारित होता है। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि 31 मार्च 2015 से पहले लगे हुए जितने भी अध्यापक हैं, 31 मार्च 2015 से पूर्व जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कार्य करा रहे हैं, वे 4 वर्ष के भीतर न्यूनतम योग्यता को हासिल करेंगे। अगर न्यूनतम योग्यता को हासिल 4 वर्ष के भीतर नहीं करते हैं तो आगे उन्हें अध्यापन कार्य करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें आगे अध्यापन कार्य करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो धारा 23 ये कहते हैं शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, केवल वही शिक्षक स्कूलों में अध्यापन कार्य करवा पाएंगे जिनके पास न्यूनतम योग्यताएं हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। नोट करके एक बात देखना, आरटीई संशोधन अधिनियम 2017, कौन सा अधिनियम? संशोधन अधिनियम 2017 में
जो लोकसभा में 21 जुलाई 2017 को और राज्यसभा में 1 अगस्त 2017 को पारित होता है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति 31 मार्च 2015 से पहले किसी निजी विद्यालय या किसी भी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवा रहा है, किसी भी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवा रहा है और उसके पास न्यूनतम अर्हता अर्थात मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस व्यक्ति को 4 वर्ष के भीतर यह अधिनियम लागू होने के 31 मार्च 2015 से 4 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर, 4 वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हताएं पूरी करनी होगी। कौन सी अर्हताएं पूरी करनी होगी? मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। 4 वर्ष के भीतर उसे न्यूनतम अर्हता पूरी करनी होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। कितने वर्ष के भीतर? 4 वर्ष के भीतर उसे मिनिमम अर्हता न्यूनतम क्वालिफिकेशन को पूरा करना होगा। ये धारा 23 कहती है। कौन कहती है? धारा 23 कहती है। 21 में एसएमसी आ जाता है, 22 में विद्यालय विकास योजना आ जाती है, 23 में न्यूनतम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर की बात होती है। और अब आ जाएगी धारा 24, जिसमें आ जाएंगे धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? धारा 24 कहती है ड्यूटीज ऑफ टीचर, शिक्षक के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? शिक्षक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ टीचर। क्या? ड्यूटीज ऑफ टीचर, ड्यूटीज ऑफ टीचर, शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या है? धारा 24 क्या कहती है? अध्यापकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के क्या कर्तव्य है? तो शिक्षक का कर्तव्य है विद्यालय में नियमित जाना, विद्यालय में नियमित जाना। चलो मैं आपको शिक्षक के सारे कर्तव्य बता देता हूं। ये आपका कौन है? टीचर, शिक्षक। शिक्षक का पहला काम कहां पे है? विद्यालय में नियमित जाना, नियमित जाना। अब नियमित जाएगा विद्यालय में तो उसका काम क्या होगा? विद्यालय में जो जाएगा उसका काम क्या है? पाठ्यक्रम का संचालन करना। पाठ पढ़ाएगा भैया, संचालन करना, वह समय पर पूरा करना, वह समय पर पूरा करना। विद्यालय में नियमित जाना, पाठ्यक्रम का संचालन करना और उसे क्या करना? समय पे पूरा करना। विद्यालय में नियमित जाना, पाठ्यक्रम का समय पर संचालन करना और उसे समय पर पूरा करना। बालक को केंद्र में रखकर, बालक को ध्यान में रखकर पढ़ाना, बालक को ध्यान में रखकर पढ़ाना, ध्यान में रखकर पढ़ाना। बालक को पढ़ा तो रहा है लेकिन क्या ध्यान रखना? उसके स्तर, उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्तर, उसकी योग्यता, उसकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसे पढ़ाना। बालक को किसी विषय में किसी बात का अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको हल करते हुए उसे पढ़ाना और पाठ्यक्रम का संचालन करना, उसको समय पर पूरा करना, ये इसका कर्तव्य है। विद्यालय में नियमित जाना है। अभिभावकों से संवाद करना। किससे संवाद करना? अभिभावकों से संवाद करना, अभिभावकों से संवाद करना। बालक के जो अभिभावक होंगे उससे क्या करेगा? संवाद करेगा। अभिभावकों से संवाद करना मतलब बालक के माता पिता अभिभावक हैं, उनसे समय समय पर बालक के बारे में संवाद करना। क्या करना? उनसे समय समय पर बालक के बारे में संवाद करना। फिर सरकार द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में भाग लेना। अब शिक्षक को नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए क्या करते हैं? प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, उसमें भाग लेना। सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में भाग लेना। शिक्षक प्रशिक्षणों में ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण का मीनिंग होता है ट्रेनिंग में भाग लेना, ट्रेनिंग में भाग लेना। तो सरकार द्वारा आयोजित भाग लेना, सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में भाग लेना। टीचर का कर्तव्य क्या है? सरकार द्वारा समय समय पर जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंदर, उन प्रोग्राम के अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भाग लेने का काम इसका होता है। समय समय पर जाएगा, उसके अंदर भाग लेगा। आई बात समझ में? समय समय पर जाएगा, उन प्रशिक्षण और ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भाग लेगा।
क्या लेगा, भाग लेगा। फिर आवश्यक होने पर एक्स्ट्रा क्लास लेना। क्या लेना, अगर आवश्यक हो तो क्या लेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेना। एक्स्ट्रा क्लास लेना, सरकारी मास्टर तो समझते नहीं एक्स्ट्रा क्लास होती क्या है, लेकिन कर्तव्य तो यही बनता है कि अगर आवश्यक है तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। एक अगर अध्यापक को आवश्यक लगता है तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। प्रति सप्ताह 45 घंटे कक्षाएं लेना, 45 घंटे की कक्षा लेना प्रति सप्ताह। 45 आवर की 45 घंटे की क्लास लेना। 45 घंटे की क्लास लेना। इसमें क्या है, तैयारी के घंटे शामिल है। तैयारी के घंटे शामिल है इसमें। तैयारी के घंटे प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे की क्लास लेगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। विद्यालय की बालकों की उन्नति के लिए कार्य करना। शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या, विद्यालय में नियमित रूप से जाना, पाठ्यक्रम का संचालन करना, उसे पूरा करना, पाठ्यक्रम को बालकों को ध्यान में रखकर पढ़ाना, शिक्षक योजना को बालकों को ध्यान में रखकर, बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना को बनाना, अभिभावकों से समय समय पर संवाद करना, सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण अर्थात आपके शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना। किसमें लेना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, शिक्षण प्रशिक्षणों में भाग लेना या कार्यक्रमों में भाग लेना, या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर भाग लेना। बालकों की उन्नति के लिए उन्नति के लिए प्रयास करना और कार्य करना। प्रति सप्ताह 45 घंटे की क्लास लेना। 45 घंटे में तैयारी के घंटे शामिल है। तैयारी के घंटे अलग नहीं होते, जहाँ पे अलग लिखा होता है वो ऑप्शन खोटा है। तैयारी के घंटे शामिल है। 45 घंटे की क्लास लेना जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। आवश्यक होने पर एक्स्ट्रा क्लास लेना, अगर उसको लगता है कि आवश्यक है तो एक्स्ट्रा क्लास लेने का काम भी एक अध्यापक का होता है। ये शिक्षक का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है बेटा भाई, शिक्षक का कर्तव्य है। और आवश्यक होगा तो वो क्या लेगा, आपके इसमें भाग लेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेगा। क्या लेगा, अगर उससे लगता है कि समय पर कोर्स पूरा नहीं हो रहा, समय पर कोर्स पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा क्लास लेगा। फिर आता है धारा नंबर 25, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। कौन सा अनुपात, छात्र शिक्षक का अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आरटीई एक्ट बात करेगा। आरटीई एक्ट 2009, ये जो बात करेगा, 2 टाइप के विद्यालय होते हैं। हम कक्षा 1 से 5 की बात करेंगे, कक्षा 6 से 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कक्षा 6 से 8 की बात करेंगे। कक्षा 1 से 5 की बात करेंगे। 30 बालकों पर एक छात्र होगा, 35 बालकों पर एक अध्यापक होगा। 30 बालकों पर 30 छात्रों पर एक अध्यापक होगा। 35 बालकों पर एक अध्यापक होगा। 35 अनुपात 1 छात्र शिक्षक अनुपात, और यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात ये है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ छात्र संख्या, कौन सी संख्या, छात्र संख्या और शिक्षक संख्या। यहाँ पे भी वही बात है, छात्र संख्या शिक्षक संख्या, दोनों ध्यान से समझ लेना। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जो स्टार्ट में क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कहा 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। 31 से 60 छात्रों पर कितने होंगे, 2 होंगे। 61 से 90 के ऊपर 3 होंगे। 91 से
क्या 91 से 120 कितने होंगे? देखो 30 छात्रों पर कितने होंगे? मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, 30 छात्रों पर आपके 1 होगा, 60 छात्रों पर आपके 2 होगा, 91 से 61 से 90 छात्रों के ऊपर आपके 3 होंगे। अब 91 से 120 के ऊपर कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? छात्र 4 होंगे। और आपके शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब 121 से 200 तक संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। ये बात आ गई। अगर आपको कोई पूछे 200 छात्रों पर कितनी होगी? 5 होगी। अब इस विद्यालय के अंदर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 150 छात्रों पर, कितने छात्रों पर? 150 छात्रों पर एक एचएम का पद आएगा। क्या आएगा? एचएम का पद बन आएगा। का पद बनेगा। एचएम का पद बनेगा। क्या कौन सा पद बनेगा? 150 छात्र होने पर एक एचएम का पद बनेगा। तो एचएम का पद कब बनेगा? 150 छात्र और 150 छात्र से अधिक होने पर आपका एचएम का पद बनेगा। जबकि इस विद्यालय के अंदर आपके एचएम का पद आता है 6 से 8 में 100 विद्यार्थियों 100 विद्यार्थी से अधिक होने पर, कितने विद्यार्थियों से अधिक होने पर? 100 प्लस विद्यार्थी होने पर आपके एक एचएम का पद आएगा। एचएम के पद कब बनता है? 100 प्लस विद्यार्थी होने पर एचएम का पद बनेगा। यहाँ पे देखो 30 छात्रों पर, कितने छात्रों पर? 30 छात्रों पर एक अध्यापक होगा और 60 विद्यार्थियों पर 2 होंगे। 60 से आपके 90 विद्यार्थियों पर 3 होंगे, 120 तक 4 होंगे, 121 से 150 तक आपके 5 होंगे। 150 से अधिक होने पर 5 प्लस 1 पद बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 से अधिक होने पर 5 प्लस 1 पद बन जाएगा। 150 से अधिक होने पर आपकी क्या बन जाएगा? 5 प्लस 1 बन जाएगा। 5 प्लस 1 बन जाएगा, एक एचएम का पद आएगा। तो 5 प्लस 1 बन जाएगा 121 से 121 में 30 जोड़ेंगे तो आपके 150 होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 5 प्लस 1, 150 छात्रों पर क्या आ जाता है? 150 छात्रों पर एक एचएम का पद आ जाएगा। देखो 150 छात्रों तक तो आपके क्या आता है? 5 होता है। और 150 से 151 से 200 तक होता है। तो मैंने कहा एक एचएम का पद आ जाएगा। कौन सा आएगा? एक एचएम का पद आ जाएगा। 150 से ज्यादा होने पर एक एचएम का पद आ जाएगा। कौन सा पद आ जाएगा? एक एचएम का पद आ जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो 150 से ज्यादा होने पर, 150 छात्रों से ज्यादा होने पर कौन सा पद होगा? एक एचएम का पद आ जाएगा। तो आपको पूछा जाता है 200 छात्रों तक कितने शिक्षक होंगे? ये 5 शिक्षक होंगे और एक एचएम होगा। कितने शिक्षक होंगे? 5 शिक्षक होंगे और एक एचएम होगा। 5 शिक्षक होंगे और एक एचएम होगा। कितने शिक्षक होंगे? 5 शिक्षक होंगे और एक एचएम होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पूरे वर्ष भर 200 दिन विद्यालय चलेगा। वर्ष भर विद्यालय का संचालन 200 दिन तक होगा। पूरे वर्ष भर विद्यालय का संचालन 200 दिन तक होगा। 800 घंटे पढ़ाए जाएंगे। 800 घंटे शिक्षण कार्य होगा। कितने घंटे शिक्षण कार्य होगा? 800 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। वर्ष भर 200 दिन, 800 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। और आपके प्रति सप्ताह 45 घंटे का शिक्षण होगा। कितना होगा? 45 घंटे का शिक्षण होगा। 45 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। प्रत्येक सप्ताह में कितने घंटे का शिक्षण होगा? प्रत्येक 45 घंटे 45 आवर का प्रति सप्ताह में शिक्षण होगा। जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। किसके घंटे शामिल है? तैयारी के घंटे शामिल है। कौन से घंटे शामिल है? जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। और प्रतिदिन कितने घंटे का शिक्षण होगा? प्रतिदिन 4 घंटे का शिक्षण होगा। कितने घंटे का शिक्षण होगा? 4 घंटे का शिक्षण होगा। प्रतिदिन कितने घंटे का शिक्षण होगा? 4 घंटे का शिक्षण होगा। 800 घंटे हैं, 200 का भाग देंगे तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है।
तो प्रतिदिन कितने घंटे का शिक्षण होगा? 4 घंटे का शिक्षण होगा। प्रतिदिन कितने घंटे का शिक्षण होगा? 4 घंटे का शिक्षण होगा। 200 से अधिक छात्र होने पर, एक बात नोट करके लिख देना, क्या लिख देना? नोट करके एक बात लिखना, 200 से अधिक छात्र होने पर, 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 200 से अधिक छात्र होने पर यह अनुपात कितना हो जाता है? 40:1 हो जाता है। 40:1 हो जाता है। 200 से अधिक छात्र होने पर अनुपात क्या बन जाएगा? 40:1, अर्थात 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। अर्थात 40 बच्चों पे कितना शिक्षक होगा? एक शिक्षक होगा। 40 बच्चों पर कितना शिक्षक होगा? एक शिक्षक होगा। आई बात समझ में? अब ये बात आती है यहाँ पे, मैंने कहा 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, 35:1, तो 36 से 76 पे कितने होंगे? 2, 71 क्या होंगे? क्या बोला है? 36 से 70 पे कितने होंगे? अरे 36 से 70 पे कितने होंगे? अगला नेक्स्ट 35 जोड़ो तो कितना आता है? 70 होता है। अब यहाँ से आप अगर 35 जोड़ते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, तो हम लास्ट में चलते हैं, तो हमें सीधा लिख देते हैं 100 तक कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 100 तक कितने होंगे? 3 होंगे। अब 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर, देखो 100 से अधिक होने पर मैंने कहा एक एचएम का पद आ जाएगा। कौन सा पद आ जाएगा? एक एचएम का पद आ जाएगा। एक एचएम का पद आ जाएगा। 100 से अधिक होने पर कितना, कौन सा पद आ जाएगा? एक एचएम का पद आ जाएगा। 3 + 1, 100 से अधिक होने पर क्या होगा? एक एचएम का पद आ जाएगा। 3 तो 3 ये रहते ही है, प्लस 1 क्या आ जाता है? एक एचएम का पद आ जाता है। क्या आ जाता है? एक एचएम का पद आ जाता है। एक एचएम का पद आ जाता है। आपको मैंने 71 से 100 तक बताया, कितने हैं? 3 है। अब 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर क्या होने पर? 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर 3 + 1, एक क्या आ गया? एक ये जो पद है एचएम का पद आ गया। क्या आ गया? 100 से अधिक होने पर एक एचएम का पद आ जाएगा। और 200 से अधिक होने पर 40:1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 40:1 हो जाता है। 200 से अधिक होने पर क्या हो जाता है? 40:1 हो जाता है। प्रति वर्ष आपके कितने दिन शिक्षण कार्य होगा? अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड देखो। प्रति वर्ष 220 दिन शिक्षण कार्य होगा। कितना होगा? 220 दिन शिक्षण कार्य होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितना होगा? 220 दिन शिक्षण कार्य होगा। कितने 20 दिन होगा? 220 दिन शिक्षण कार्य होगा। प्रति वर्ष 1000 घंटे, कितने घंटे? प्रति वर्ष 1000 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। 1000 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। कितना? पूरे वर्ष में कितने शिक्षण कार्य होंगे? 1000 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। कितने घंटों का शिक्षण कार्य होगा? प्रति वर्ष 1000 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। प्रति वर्ष कितने घंटों का शिक्षण कार्य होगा? 1000 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। 1000 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। 1000 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। प्रति सप्ताह, क्या आंसर? सप्ताह, प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह कितने घंटों का? 45 घंटों का शिक्षण कार्य होगा। प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटों का शिक्षण कार्य होगा, जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। कौन से घंटे शामिल है? तैयारी के घंटे शामिल है। जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। तो इसमें कौन से घंटे शामिल है? तैयारी के घंटे शामिल है। जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। प्रति सप्ताह 45 घंटे का शिक्षण कार्य होगा, जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। प्रतिदिन, अरे प्रतिदिन, प्रतिदिन 4.5 घंटे का, कितना? 4.5 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। मैंने आपको बताया 1000 में 220 का भाग दे दो, प्रतिदिन कितने घंटे का शिक्षण कार्य होगा? प्रतिदिन 4.5 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। कितने घंटे का शिक्षण कार्य होगा? 4.5 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। कितने घंटे का होगा? 4.5 घंटे का शिक्षण कार्य होगा।
तो ये बात तो आ गई आपको समझ में। अब इस बात के साथ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये नोट करके लिख देना, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा के लिए न्यूनतम 3 शिक्षक होना आवश्यक है। न्यूनतम 3 शिक्षक होना आवश्यक है। 3 शिक्षक होना आवश्यक है। न्यूनतम 3 शिक्षक होना आवश्यक है। 3 शिक्षक होना आवश्यक है। 3 शिक्षक होना आवश्यक है। न्यूनतम 3 शिक्षक होना आवश्यक है। 3 शिक्षक होना आवश्यक। कक्षा 6 से 8 तक के अगर बालक बालिकाओं का कोई विद्यालय है तो उस विद्यालय में कम से कम कितने अध्यापक होना जरूरी है? कम से कम 3 अध्यापक होना जरूरी है। कम से कम 3 अध्यापक होना जरूरी है। ये 3 टीचर कौन कौन से होंगे? ये तीनों सब्जेक्ट लिख देता हूं। एक तो होगा भाषा का शिक्षक। किसका होगा? भाषा का, किसी हिंदी या इंग्लिश के लैंग्वेज का होगा। एक होगा किसका? साइंस का, विज्ञान का। एक किसका होगा? विज्ञान का। और एक होगा सोशल साइंस, जिसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान का। कौन से विज्ञान का? सामाजिक विज्ञान का। तो न्यूनतम कितने शिक्षक होना जरूरी है? न्यूनतम 3 शिक्षक होना जरूरी है। भाई कितने शिक्षक होना जरूरी है? न्यूनतम 3 शिक्षक होना जरूरी है। 6 से 8वीं तक के विद्यालय के अंदर न्यूनतम 3 शिक्षक होना जरूरी है। धारा 25 कहती है एक भाषा का होना चाहिए, एक विज्ञान का होना चाहिए और एक सामाजिक विज्ञान का होना चाहिए। तो आया छात्र शिक्षक अनुपात धारा 5 धारा 25 के अधीन छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो अगर आपको पूछे कक्षा 1 से 5 तक का छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 है। कितना है? 30:1 है। 30:1 है। 30:1 है। तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। 31 से 60 पे 2 होंगे। 61 से 90 पर 3 होंगे। 91 से 120 पर 4 होंगे। 121 से 150 पर 5 होंगे। और 150 से ज्यादा होने पर, 150 से छात्र अधिक होने पर, 150 प्लस छात्र होने पर एक एचएम का पद होगा। तो 151 से 200 होने पर 5 प्लस 1 एक एचएम का पद होगा। और 200 से छात्र अधिक होने पर, किससे? 200 से अगर छात्र अधिक होते हैं, किससे? 200 से छात्र अधिक होते हैं तो 40:1। कौन सा अनुपात है? 40:1। 200 और 200 से अधिक होने पर कौन सा अनुपात होता है? 40:1 आपके माना जाएगा। 200 दिन का शिक्षण कार्य होगा। आपके प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटे शिक्षण कार्य कराए जाएंगे। प्रति सप्ताह आपके पूरे वर्ष में 800 घंटा पढ़ाया जाएगा। प्रति सप्ताह 45 घंटे को पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें से तैयारी के घंटे इसमें शामिल होंगे। प्रतिदिन 4 घंटों का शिक्षण होगा। प्रत्येक दिन में 4 घंटों का शिक्षण होगा। वही अगर हम उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं तो 35:1 है। 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। 36 से 70 छात्रों पर 2 होंगे। 71 से 100 छात्रों पर 3 होंगे। 100 से अधिक होने पर 3 प्लस 1, 100 छात्रों से अधिक होने पर एचएम का पद सर्जित हो जाता है। प्रति वर्ष 220 दिन शिक्षण, प्रत्येक वर्ष में 220 दिन आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर शिक्षण का कार्य करवाया जाएगा। प्रति वर्ष 1000 घंटों का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटों का कार्य करवाया जाएगा, जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। तैयारी के घंटे शामिल है। प्रतिदिन 4.5 घंटे का शिक्षण कार्य होगा। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए न्यूनतम 3 शिक्षकों को होना आवश्यक है। एक भाषा का, एक विज्ञान का और एक सामाजिक विज्ञान का। भाषा का, विज्ञान का और एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होना आवश्यक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे है कक्षा 6 से 8 के अंदर एक बात और ध्यान रखनी है। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए, कक्षा 6 से 8 में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो नैतिक शिक्षा, पीटीआई नैतिक और कला शिक्षा से संबंधित अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा 6 से 8 के लिए की जाएगी। कक्षा 6 से 8 के लिए अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। कक्षा 6 से 8 के लिए देखो कौन सी कक्षा 6 से 8 के लिए कौन से टीचर? अंशकालिक टीचर। कौन से टीचर? अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। वो भी कितने? वो भी कौन से के लिए? पीटीआई के पोस्ट के लिए, नैतिक विज्ञान के पोस्ट के लिए,
नैतिक विज्ञान की पोस्ट के लिए देखो, नैतिक कला और संस्कृति की जो पोस्ट है, उस पोस्ट पर अगर कोई अध्यापक आपकी विद्यालय में नहीं है कार्यरत, तो उन पोस्ट पर काम करने के लिए अंशकालिक टीचर की नियुक्ति भी कक्षा 6 से 8 तक की जाती है। ये धारा 25 कहती है। कौन सी धारा कहती है? अरे भैया धारा 25 कहती है। कौन सी धारा कहती है भाई? धारा 25 कहती है। कौन सी धारा कहती है? धारा 25 कहती है। धारा 25 कहती है। अब धारा 26 में, धारा 26 रिक्त पदों की पूर्ति, रिक्त पदों की पूर्ति 10% से ज्यादा विद्यालय के अंदर, प्राथमिक विद्यालय में 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय में 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रहेंगे। अगर 10% से ज्यादा का पद कोई खाली है, पद खाली नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे। अगर 10% से ज्यादा पद खाली है तो उनकी पूर्ति की जाएगी सरकार के द्वारा, उन पदों को भरा जाएगा सरकार के द्वारा। प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। देखो, विद्यालयों में शिक्षकों के पद 10% से ज्यादा रिक्त नहीं होंगे। 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। प्रत्येक विद्यालयों में 10% से अधिक जो पद है वो खाली नहीं रहेंगे, रिक्त नहीं होंगे। और धारा 27, कौन सी धारा बेटा? धारा 27। धारा 26 इतना सा ही कहती है भाई। हाँ, क्या बोल रहा है? धारा 26 इतना सही कहती है 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27 ये कहती है निम्न, देखो, एक शिक्षक को टीचिंग के अलावा, अध्यापन के अलावा, क्या? टीचिंग के अलावा, अध्यापन के अलावा सिर्फ 3 कामों के लिए लगाया जा सकता है। सिर्फ 3 कामों के लिए लगाया जा सकता है। 3 कामों के लिए लगाया जा सकता है। कामों के लिए लगाया जा सकता है। कामों के लिए लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। नहीं तो पहले टीचर को कहीं पे भी लगा देते थे। पहले टीचर को किसी भी काम में लगा देते थे और हकीकत से लगा देते थे। और एक बार एक वो कलेक्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का कलेक्टर है, उसने एक आदेश दिया था कि स्वच्छ भारत अभियान जब चला था, शौचालय, घर घर शौचालय का जो अभियान चला था, तो कहा था शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी कि कोई भी खुले में शौच कर रहा था उनके पीछे जाओ, उनकी फोटो लेके डालो। और ये काम लिया, ये कोई काम होता अध्यापक का। तो उस समय शिक्षकों ने विरोध किया तो आरटीई एक्ट की धारा 27 में प्रावधान किया, शिक्षकों से सिर्फ और सिर्फ 3 काम करवाए जा सकते हैं। शिक्षकों से सिर्फ और सिर्फ 3 काम करवाए जा सकते हैं। शिक्षण के अलावा, किसके अलावा? टीचिंग के अलावा, शिक्षण के अलावा। टीचिंग किसको कहते हैं? शिक्षण। एक अध्यापक को शिक्षण के अलावा सिर्फ और सिर्फ 3 काम करवाए जा सकते हैं। वो 3 काम कौन सा है? एक तो क्या करना? जनगणना करना, जनसंख्या की गणना करना। जनसंख्या की गणना करना, जनगणना करना। क्या करना? जनगणना करना, जनगणना करना। एक काम तो क्या है? पहला काम तो यही है, जनसंख्या की गणना करना। जनगणना करने के काम में लगाया जा सकता है। और दूसरा चुनाव में। दूसरा किसमें लगाते हैं? चुनाव में, निर्वाचन में ड्यूटी, चुनाव में ड्यूटी। किसमें ड्यूटी लगाते हैं? या तो आपके देखो जनगणना के काम में, चुनाव में ड्यूटी, या कोरोना में लगाई थी ना आपदा प्रबंधन में। किसमें? आपदा प्रबंधन में। इसके अलावा किसी 3 4 काम में लगाई जा सकती है? आपदा प्रबंधन में किसी 4 काम में नहीं लगाई जा सकती। धारा 27 ये कहती है एक अध्यापक की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ 3 कामों के लिए, अध्यापन के अतिरिक्त 3 काम में लगाई जा सकती है। जनगणना में लगाई जा सकती है, निर्वाचन में लगाई जा सकती है, एक आपदा प्रबंधन में लगाई जा सकती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में लगाई जा सकती है। क्या इसके अलावा किसी और काम में लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती। भले कलेक्टर, क्या कलेक्टर का बाप आके क्या दे, भले देश का प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री का बाप आके क्या दे, लेकिन एक अध्यापक को इन 3 कामों के अलावा किसी और काम में ड्यूटी नहीं लगा सकते। अगर आप अध्यापक बन जाओ और आपकी ड्यूटी अगर किसी 4 काम में लगाई जाए तो आप उसका विरोध कर सकते हो, आप उसको करने से इनकार कर सकते हो, क्योंकि आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। धारा 27 ये कहती है, खुद कानून बना दिया गया है इस बात के ऊपर।
फिर आ जाता है धारा 28। कौन सी धारा आ जाती है? धारा 28। अरे धारा 28 क्या कहती है? ट्यूशन नहीं पढ़ाना। क्या नहीं पढ़ाना? ट्यूशन नहीं पढ़ाना, घर पर ट्यूशन नहीं पढ़ाना। कहाँ पे नहीं पढ़ाना? घर पर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। एक अध्यापक अपने घर पर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ये धारा 28 कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा 28 कहते हैं एक अध्यापक अपने घर पर किसी भी प्रकार का कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। तो ये अध्याय नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। क्या हो गया है? 4 हो गया है कंप्लीट। 4 में आपकी जो धारा थी वो धारा 12 से लगाकर धारा 28 तक थी। कितनी थी? धारा 12 से लगाकर धारा 28 तक 4 के अंदर आती है। धारा 12 कहती है 25% सीटें प्राइवेट स्कूल में बीपीएल परिवार के बालकों के लिए रहेगी। धारा 13 कहती है एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। 14 कहता है डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रवेश को वंचित नहीं रखा जा सकता। 15 कहता है एडमिशन की डेट का विस्तार करना, प्रवेश तिथि का विस्तार करना। धारा 16 कहता है भैया फेयर नहीं करना। और जनवरी 2019 के अंदर राज्य सरकार को यह अधिकार मिल चुका है कि वो चाहे तो बालक को प्राथमिक शिक्षा लेने से वंचित रख सकती है, फेल कर सकती है। धारा 17 कहती है भैया, धारा 17 क्या कहते हैं? धारा 16 कहते हैं भैया फेल नहीं करना। धारा 17 क्या कहती है भैया पीटना नहीं। क्या नहीं करना? ठोकना पीटना नहीं, पीटना नहीं। तो ये दोनों धाराएं बच्चों के लिए क्या है? स्वर्ग की धारा है। कौन सी धारा है? स्वर्ग के समान लगने वाली धारा है। और धारा 18 कहती है विद्यालय, कौन सा विद्यालय? विद्यालय के पास क्या होनी चाहिए? मान्यता होनी चाहिए। अदरवाइज 1 लाख रुपए का क्या लगेगा? फाइन लगेगा। अदरवाइज 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। ये धारा 18 कहती है। और धारा 19 क्या कहते हैं? बताओ मेरे को फटाफट। धारा 19 क्या कहती है? मान मानकों के अनुसार, मान मानकों के अनुसार चलाना चाहिए। और अगर नहीं है तो 3 मास के अंदर से मानक पूरा करना होगा। धारा 20 क्या कहते हैं? फटाफट बताओ। धारा 20 कहते हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंज कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के अंदर चेंज कर सकती है। मान मानकों में परिवर्तन कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट मान मानकों में परिवर्तन करने का काम कर सकती है। ये धारा 20 तक हो गई। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 एसएमसी की कहती है। धारा 22 कहती है विद्यालय विकास योजना, एसएमसी की साधारण समिति बनाएगी विद्यालय विकास योजना। और इसमें आ जाता है अध्यापकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन। धारा 23 में आ जाता है। धारा 24 में आ जाता है टीचर की ड्यूटी। किसकी ड्यूटी? टीचर की ड्यूटीज क्या है? धारा 25 के अंदर आ जाती है छात्र शिक्षक अनुपात। कौन सा अनुपात? छात्र शिक्षक अनुपात। अरे कौन सा अनुपात? छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 में कौन सा आ जाता है? छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 में कौन सा आ जाता है? छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25, 26, 27, 28। धारा 25 में धारा 25 में क्या आ जाता है? छात्र शिक्षक अनुपात। 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रहेगी। विद्यालय में 10% से ज्यादा अध्यापकों की पोस्ट खाली नहीं रहेगी। 10% से ज्यादा सीटें जो होगी अध्यापकों की वो विद्यालय में खाली नहीं रहेगी। सिर्फ विद्यालय अध्यापक को शिक्षण के 3 काम में लगाया जा सकता है। एक तो होता है जनगणना के अंदर लगा सकते हैं, एक होता है आपदा नियंत्रण लगा सकते हैं, चुनाव के अंदर ड्यूटी लगा सकते हैं। कहां पे लगा सकते हैं? चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हैं। चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हैं। और ये कहता है ट्यूशन नहीं करवाना। धारा 28 कहती है ट्यूशन नहीं करवाना। अध्याय नंबर 4 आज होता है आपका खत्म। अध्याय नंबर 4 आरटी एक्ट का सबसे बड़ा अध्याय था जिसे आज हमने कर दिया है अभी इस वक्त खत्म। अब अध्याय नंबर 5 की बात करेंगे। तो अध्याय नंबर 5 के बारे में अगर हमें बात करनी है तो अध्याय नंबर 5 में हमें 2 बातें को ध्यान रखना है। 2 बातों को ध्यान में रखना है। क्या आपके इसमें धारा 2 आती है? अध्याय नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है आपके जो है चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 ये किससे संबंधित होता है? ये प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा उसे पूरा करने से संबंधित प्रावधान है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसे पूरा करने से संबंधित प्रावधान। प्रारंभिक शिक्षा के, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित, दिख रहा है भाई? पाठ्यक्रम
और उससे पूरा करने से संबंधित प्रावधान, और उससे पूरा करने से संबंधित प्रावधान, पूरा करने से संबंधित प्रावधान, पूरा करने से संबंधित प्रावधान, 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 प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम और उसे पूरा करने से संबंधित प्रावधान। इसमें दो धाराएं हैं, एक होती है धारा 29 और एक होती है धारा 30। एक होती है धारा 29, एक होती है धारा 30। धारा 30 और एक होती है आपके पास धारा 29। तो इसमें कितनी धारा है? धारा 29 और धारा 30 दो है। अगर पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है तो इसकी सूचना लिखित में दी जाएगी समाचार पत्रों के माध्यम से। अब यहाँ पे सिंपल सी बात, धारा 29 ये कहती है पाठ्यक्रम में परिवर्तन क्या होता है? पाठ्यक्रम में परिवर्तन की सूचना, पाठ्यक्रम में चेंज या परिवर्तन की सूचना, चेंज की सूचना, चेंज की सूचना। तो मैं ये सिंपल सी बात कहता हूं, अगर पाठ्यक्रम में देखो, पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा, अगर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना, तो उसकी सूचना, उसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी, समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। ये लल्लूपन जो है इसमें कोई आपको ज्यादा ध्यान रखने की बात ही नहीं है। पाठ्यक्रम में अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अध्याय नंबर 5 की धारा नंबर 29 से कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में अगर कोई परिवर्तन होगा उसकी सूचना किसके माध्यम से दी जाएगी? समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। उसके पूरा करने से संबंधित प्रावधान है तो वो तभी तो पूरा करेगा, उसकी सूचना किसके माध्यम से दी जाएगी? समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। धारा 30 ये कहती है, धारा 30 आपकी बात कहती है, धारा 30 पहले दो बात कहती है। एक तो कहती है कि बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करना, बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करना, बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करना। मतलब क्या नहीं करना? आयोजन नहीं करना मतलब फेल नहीं करना, मतलब बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करना। मतलब किसी बोर्ड आपका क्या होगा? नाम मात्र का होगा। बोर्ड आप रखते भी हो तो क्या होगा? नाम मात्र का होगा। कोई कहता है भैया 5वीं बोर्ड है, कोई कहता है 8वीं बोर्ड है, तो 8वीं और 5वीं बोर्ड को कैसा बना दिया गया? नाम मात्र का बना दिया गया, जिसका नाम बोर्ड रख दिया लेकिन बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। नॉर्मल जैसा बोर्ड के अंदर माहौल होता है वैसा आपको 8वीं और 5वीं के अंदर नहीं मिलता है, तो बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है परीक्षा पास का प्रमाण पत्र जारी करना, परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र देना, परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र देना, परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र देना अर्थात रिजल्ट देना। क्या देना? रिजल्ट देना। क्या देना? रिजल्ट देना। देखो बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा लेकिन परीक्षा पास करने का उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 29 कहती है, धारा 29 कहती है सिलेबस में कोई भी चेंज होगा तो उसे समाचार पत्र के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया जाएगा, सभी को सूचित कर दिया जाएगा। और धारा 30 कहती है कि बोर्ड की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा और अगर पाठ्यक्रम के अंदर परीक्षा के अंदर परीक्षा पास करने का उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे धारा 30 के माध्यम से दी जाएगी। हाँ भाई, किसके माध्यम से दी जाएगी? धारा 30 के माध्यम से इसके संबंधित सूचना दी जाएगी। मुझे लगता है कि आपको धारा 30 धारा 29 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब धारा 29 और धारा 30 समझ में आ गई है तो हम मिलेंगे अब अगली नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अध्याय नंबर 6 और अध्याय नंबर 7 पढ़ के इस अध्याय को आरटीई एक्ट को एंड कर देंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हम मिलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब अगली जो हमारी नेक्स्ट जो धमाकेदार क्लास होगी उसके बाद आरटीई एक्ट के समाप्त होने के बाद एक धमाकेदार क्लास होगी जिसके अंदर पूरा का पूरा रिवीजन होगा और उसके अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल इसके करवा दिए जाएंगे जिससे एक भी बार आपके एग्जाम में सवाल नहीं आने वाला है, जिससे एक भी बार आपके एग्जाम में सवाल नहीं आने वाला। एग्जाम को नष्ट नाबूद करने वाली ये क्लासें रहेगी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।